सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं फोर्स ऑफ नेचर के बारे में। ये कहानी है दो पुलिस वालों की जो चोरों के बनाए हुए शानदार प्लान पे पानी फेर देते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक महिला को देखते हैं जो बैंक से वापस आ रही है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ती है कुछ लोग उसका पीछा करने लगते हैं। उसे इस बात का एहसास नहीं होता। थोड़ी देर के बाद दो लोग उसे घेर लेते हैं। इनमें से एक आदमी का नाम है जॉन। जॉन के साथ एक और आदमी है जो उसके लिए काम करता है। ये लोग इस महिला पे बंदूक तानते हैं और कहते हैं कि अपना बैग हमें। ये लोग पूरे बैग की तलाशी लेते हैं मगर बैग के अंदर इन्हें किसी भी काम का कोई चीज नहीं मिलता। तब ये लोग महिला से कहते हैं कि तुम कहाँ से आ रही हो। वो बताती है कि बैंक से। ये लोग कहते हैं कि हमें भी बैंक लेकर के चल, हमें तुम्हारे सेफ को देखना है। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तब हम तुम्हें यही मार देंगे। ये महिला डर जाती है और इनके साथ पहुंचती है बैंक। ये पूरे समय डरी हुई है मगर किसी की भी नजर इस पर नहीं पड़ती। ये मैनेजर से कहती है कि इसे अपने सेफ को देखना है। तब मैनेजर उसे लेकर के अंदर चला जाता है मगर वो एक बार भी सवाल जवाब नहीं करता। वो सेफ खोलता है और चला जाता है बाहर। सेफ के अंदर से इन्हें एक पेंटिंग मिलती है। जॉन पेंटिंग को देख करके समझ जाता है कि ये पेंटिंग बहुत ही महंगी है मगर अब उसे इस महिला पे शक हो रहा है कि इतनी महंगी पेंटिंग इसके पास कहाँ से आई। तब वो उसे कहता है कि मुझे पूरी सच्चाई बताओ कि तुम्हारे सेफ में पेंटिंग क्या कर रही है। इन बातों को सुनने के बाद ये महिला और भी ज्यादा डर जाती है और कहती है कि यह पेंटिंग मेरी नहीं है, मैंने ये पेंटिंग एक बूढ़े आदमी से खरीदी थी। तब वो उसका एड्रेस पूछता है। जैसे ही इस आदमी को एड्रेस पता लगता है वो इस महिला के साथ साथ अपने साथी को भी मार देता है और निकल पड़ता है उस बूढ़े आदमी के पास। जैसे जैसे समय बीतता है हम कार्डिलो नाम के एक पुलिस वाले को देखते हैं और न्यूज से हमें पता लगता है कि उस पूरे शहर के लोगों को निकाला जा रहा है यहाँ से ताकि शहर खाली हो जाए। सरकार का अनुमान है कि जल्दी ही यहाँ पर बहुत ही तेज तूफान आने वाला है। ये तूफान बहुत ही बुरा हो सकता है मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घर को छोड़ करके नहीं जाना चाहते। जैसे ही कार्डिलो पुलिस स्टेशन पहुंचता है उसका सीनियर उसे आकर के कहता है कि कुछ लोग शहर नहीं छोड़ रहे और मैं तुम्हें ये मिशन दे रहा हूँ कि तुम्हें कैसे भी उन लोगों को शहर से बाहर निकालना है। कार्डिलो कहता है कि मैं सालों से यहाँ पे डेस्क जॉब कर रहा हूँ, कभी मुझे कोई मिशन नहीं मिला और अब तुम मुझे मिशन दे रहे हो, ये काम बहुत ही मुश्किल होगा। मगर उसका सीनियर उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि इस काम को तुम और पेना करोगे। यहीं पर एक और ऑफिसर है जिसका पूरा नाम है जेस पेना। ये दोनों चले आते हैं बाहर। अब तूफान की शुरुआत हो चुकी है, बहुत ही तेज बारिश हो रही है। कार्डिलो बहुत ही गुस्से में वो गाड़ी में पेना से कहता है कि बहुत समय पहले ही सरकार ने बोल दिया था शहर को खाली करने का। अभी भी जो लोग जिद करके यहाँ पे टिके हैं या तो उनके पास बाहर जाने का रास्ता नहीं है या वो जाना नहीं चाहते। ऐसे लोगों को पता है कि उनकी मौत तय है, हम उनका क्या कर लेंगे, उन्हें अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। मगर पीना को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तभी इनका रेडियो बजता है और रेडियो पर बताया जाता है कि मार्केट में दो लोगों के बीच लड़ाई हो गई, वो भी बहुत बुरी वाली। जितनी जल्दी हो सके तुम दोनों यहाँ पहुँचो। जैसे ये लोग पहुँचते हैं ये देखते हैं कि पुलिस वालों ने एक आदमी को बैठा करके रखा है जिसका नाम है ग्रिफिन। यहाँ ये लोग पूछते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। तब पुलिस वाला कहता है कि आदमी बहुत ही ज्यादा मीट खरीद रहा था और सामान भी, और इस बात पे इससे झड़प हो गई। ये लोग पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब ग्रिफिन कहता है कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ बहुत सारे लोग हैं मेरे अपार्टमेंट और सारे के सारे भूखे हैं, इसीलिए मैं इतनी सारी चीजों को खरीद रहा था। इस बात को सुनने के बाद ये लोग भी सोच में पड़ जाते हैं कि इनके साथ जाकर के इन्हें सारे लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि ये लोग यहाँ से बाहर। वो ग्रिफिन को लेकर के जाते हैं उसके घर पे। इन्हें पता लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे परिवार हैं जो अभी भी रुके हुए हैं। वो सबसे बात करते हुए जाते हैं और घुसते हैं घर के अंदर। तब हम देखते हैं रे बैरेट नाम के एक आदमी। जब कार्डिलो उससे कहता है कि आपको शहर छोड़ करके जाना पड़ेगा तब वो मना कर देता है, कहता है कि मैं यहीं रहूं। तब कार्डिलो उसे समझाता है और कहता है कि आपकी जिद आपकी जान ले ली। तभी रे पहचान जाता है कार्डिलो और कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। 1 साल पहले यह खबर आई थी कि तुमने एक पुलिस वाले को मारा है जो तुम्हारे ही डिपार्टमेंट का था। मैं तुम्हारे जैसे हत्यारे की बात क्यों सुनूं। ये बात सुनने के बाद अब कार्डिलो को भी बहुत बुरा लगता है। वो बिना कुछ बोले गुस्सा होकर के बाहर चला जाए। यहीं पर हम रे की बेटी को देखते हैं जिसका नाम है ट्रोय। ट्रोय अपने पिता पर गुस्सा हो जाता और रे को कहती है कि आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं किसी से। वो बाहर आती है और कार्डिलो से माफी मांगती है अपने पिता के। वो उसे बताती है कि उसके पिता कितने ज्यादा बीमार हैं, कभी भी उनकी मौत हो सकती है अगर उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कराया गया तो। वो कार्डिलो को कहती है कि तुम्हें हमारी मदद करनी पड़े ताकि मैं अपने पिता को यहाँ से निकालूं। अगर तुमने ऐसा किया तब मैं तुम्हारी मदद करूंगी यहाँ से सारे लोगों को निकाल। कार्डिलो को यह बात अच्छी लगती है, वो मान जाता है। तब ट्रोय उसे एक के बाद एक घरों में लेकर के जाने लगती है। सबसे पहले वो नीचे लेकर के जाती है उसे पॉल नाम के आदमी के घर जो बहुत ही बूढ़ा है। पॉल ने यहाँ पर कैमरे भी लगा करके रखे। ये लोग दरवाजा खटखटाते हैं और समझाना शुरू कर देते हैं कि यहाँ रहना खतरे से खाली। तभी हम बाहर जॉन को देखते हैं जो अपने सारे लोगों को लेकर के आ चुका है बिल्डिंग के आगे। जैसे ही वो लोग गाड़ी रोकते हैं अंदर का गार्ड आकर के कहता है कि तुम लोग यहाँ पर पार्क नहीं कर सकते। जॉन को गुस्सा आता है और वो मार देता है इस आदमी। इस चीज को कार्डिलो भी देख लेता है। वो समझ जाता है कि मामला खराब होने वाला। वो भागते हुए आता है ऊपर और सबको लेकर के जाने लगता है अंदर की तरफ। उसके साथ पॉल और ट्रोय भी है। दूसरी तरफ जॉन अंदर आ चुका है अपने आदमियों के साथ
उस महिला ने उसे पॉल का ही एड्रेस दिया था और पॉल से ही उसने पेंटिंग खरीदी थी। जॉन को पता है कि पॉल के पास और भी पेंटिंग्स होंगी जिन सबको वो चुरा करके अमीर होना चाहता है। मगर जैसे ये लोग पॉल के दरवाजे पे पहुंचते हैं, इन्हें एक लॉक नजर आता है, यानी कि पॉल बहुत होशियार है। उसे पता है कि उसके पास कितनी कीमती चीजें हैं, अब बिना उसके दरवाजा नहीं खुल सकता। तब ये लोग पॉल को ढूंढना शुरू कर देते हैं और जॉन अपने सारे आदमियों को कहता है कि जैसे ही हमें पेंटिंग मिले हम सारे लोगों को खत्म कर देंगे ताकि ये बात बाहर ना जाए। ऐसे भी शहर में तूफान आने वाला है, कितने भी लोग मरे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ हम ग्रिफिन को देखते हैं, वो अपने घर की चीजों को समेट रहा है। तभी उसके दरवाजे पे एक आहट होती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, कार्डिलो उन दोनों को लेकर के चला आता है अंदर। मगर कार्डिलो को देखने के बाद अब ग्रिफिन डरा हुआ है। ये बात किसी को भी समझ में नहीं आती। ग्रिफिन कार्डिलो को कहता है कि तुम्हें जितनी जल्दी हो सके पुलिस वाले कपड़े उतारने पड़ेंगे। कार्डिलो कहता है कि ऐसा क्यों, लेकिन वो कुछ समझा पाता उससे पहले एक जानवर उसे खींच के लेकर के चला जाता है कमरे। यह मंजर बहुत ही भयानक था, सारे लोग डर जाते हैं। कार्डिलो अपनी बंदूक निकालता है और धीरे धीरे आने लगता है अंदर। ग्रिफिन कहता है डरने की कोई बात नहीं है, मेरे पास एक पेट है। मगर ये पुलिस वालों की यूनिफॉर्म से नफरत करता है। यूनिफॉर्म देखने के बाद ये भड़क जाता है। सबसे पहले अपने यूनिफॉर्म को उतारो और इसके लिए खाना लेकर के अंदर आओ। कार्डिलो को ये बात समझ में नहीं आती, मगर जैसा ग्रिफिन ने कहा है वो ऐसा ही करता है। जैसे ही वो खाना ले जा करके अंदर रखता है, ग्रिफिन छूट के आ जाता है बाहर आने के बाद वो कहता है कि हमें इससे बच करके रहना पड़ेगा। जब तक तुम पुलिस के कॉस्ट्यूम को ना पहनो हम में से कोई खतरे में नहीं है। मगर जब वो जानवर खींच के ग्रिफिन को अंदर ले गया था, तब उसके पैर पे चोट लग गई है। ये चोट बहुत ही गहरी है जिसका उपचार ये लोग नहीं कर सकते। तब पॉल बताता है कि यहाँ के 44 नंबर फ्लैट में एक डॉक्टर रहता है, कहीं वो हमारी मदद कर सकता है। कार्डिलो और ट्रॉय जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर उन्हें पता है कि हर तरफ गुंडे फैले हुए हैं, वो सीढ़ियों के रास्ते से नहीं जा सकते। ट्रॉय कहती है कि हम पीछे के रास्ते से जा सकते हैं, मगर वो रास्ता थोड़ा खतरनाक है। कार्डिलो कहता है कि हम चल देंगे। ये लोग पीछे के रास्ते से ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी हम नीचे देखते हैं जॉन को अपने साथी के साथ। इन दोनों को देखने के बाद वो लोग गोलियां चलाने लगते हैं। तब ट्रॉय का हाथ छूट जाता है। कार्डिलो उसका हाथ पकड़ करके ऊपर खींचता है, फिर वो भी गोलियां चलाना शुरू कर देता है। एक गोली जा करके लगती है जॉन के साथी को और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब जॉन बहुत ही ज्यादा भड़का हुआ है कि उसके एक आदमी की मौत हो गई। दूसरी तरफ हम रे को देखते हैं जिसके पास पीना बैठी हुई। वो उसे एक के बाद एक कहानियां सुनाती है, मगर सारी बातों को सुनने के बाद रे कहता है कि तुम्हारी सारी की सारी कोशिशें बेकार हैं। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, खास करके शेल्टर में तो कभी नहीं जाऊंगा। तब पीना भड़क जाती है कि वो अपना वक्त जाया कर रही। वो आने लगती है बाहर। उसे पता नहीं है कि हर तरफ गुंडे फैले हुए हैं। वो जैसे ही बाहर निकलती है, कुछ गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और लेकर के यहाँ से जाने लगते हैं। तभी पीछे से रे आ जाता है बंदूक लेकर के। वो इन्हें ठोकता है और पीना को लेकर के चला जाता है। पीना उसे देख करके कहती है कि तुम कौन हो। रे बताता है कि वो पहले सेना में हुआ करता था। वो बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनता है और सारी बंदूकों को निकालता है। फिर पीना को कहता है कि जितनी जल्दी हो सके हमें ट्रॉय और बाकी लोगों को बचाना पड़ेगा, चलो यहाँ से। जब ये लोग बाहर आते हैं तब पीना उससे कहती है कि अगर तुम अपनी बच्ची को बचाना चाहते हो तो उसके साथ यहाँ से बाहर क्यों नहीं जाना चाहते। रे कहता है कि मुझे पता है मैं जिंदा नहीं बचूंगा, मुझे जो बीमारी है वो मुझे खा जाएगी, मगर मेरी बेटी मेरा इलाज करवाना चाहती। इलाज पे मैं बस थोड़े दिन जिंदा रहूंगा, मगर उसके पास जितने भी पैसे हैं वो सारे के सारे पैसे खत्म हो जाएंगे और मरते मरते मैं अपनी बच्ची को कंगाल नहीं करना चाहता, इसीलिए चाहता हूँ कि मैं मर जाऊं ताकि मेरी बच्ची के सारे पैसे बच जाए। वहीं दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो एक चाबी वाले को लेकर के आया है, जो अपने काम में माहिर। सबसे पहले वो पॉल के घर के दरवाजे को खुलवाता है। जब ये दोनों अंदर आते हैं तब चारों तरफ ढूंढने लगते हैं कि पेंटिंग्स कहाँ पे है, मगर इन्हें कहीं कुछ नहीं मिलता। तब नीचे जाने के बाद इन्हें एक सेफ नजर आता है। ये लोग देखते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पानी भर रहा है क्योंकि ये बेसमेंट का कमरा है। जॉन कहता है कि जितनी जल्दी हो सके सेफ को खोल, मगर जैसे जैसे तूफान बढ़ता है पेड़ टूट टूट करके गिरने लगते हैं और एक पेड़ गिर जाता है जॉन के गाड़ी के ऊपर, जिसे देख करके वो भड़क जाता है कि यानी अगर अब उसे पेंटिंग्स मिल भी गई तब भी वो इतनी आसानी से यहाँ से दूर नहीं निकल पाएगा। दूसरी तरफ कार्डिलो आगे बढ़ रहा है डॉक्टर के अपार्टमेंट में जाने के लिए। जैसे ही वो दरवाजे पे पहुंचता है वो देखता है कि एक आदमी ने उस पर बंदूक तान करके रखा है, मगर वो उसे शूट करता उससे पहले कार्डिलो उस पर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच अब घमासान लड़ाई होती है। कार्डिलो अच्छा फाइटर है, मगर उसके सामने जो गुंडा है वो भी बहुत ताकतवर है। एक वक्त के बाद वो भारी पड़ने लगता है कार्डिलो, मगर वो कार्डिलो को मारता उससे पहले आकर के ट्रॉय उस पर गोलियां चलाने लगती है। वो आदमी मर जाता है, मगर एक गोली जाकर के गलती से लग जाती है कार्डिलो के पैर। ट्रॉय ने भी इस चीज को देखा है। वो उसे कंधे पे उठाती है और लेकर के चली जाती है दूसरे कमरे में। ट्रॉय को इतनी जानकारी है कि उसे कैसे ठीक करना है, मगर वो कार्डिलो को ठीक करती उससे पहले यहाँ की बिजली चली जाती है। दूसरी तरफ हम ग्रिफिन को देखते हैं जिसके पास पॉल बैठा हुआ है। धीरे धीरे ग्रिफिन की हालत खराब हो रही है, वो कुछ भी बड़बड़ा रहा है। पॉल उससे कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुमने किस जानवर को पाल रखा है
और ये जानवर इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों है। तब ग्रिफिन कहता है कि मुझे पुलिस वाले हमेशा ही परेशान किया करते थे, मेरे रंग की वजह से मैं उनसे नफरत करने लगा। तब मैंने एक शेरनी को अडॉप्ट किया और उसे ऐसे ट्रेन किया कि पुलिस वालों को देखने के बाद वो उन पर हमला कर। मैं जानता था कि पुलिस वाले एक दिन मेरे घर आएंगे मुझे मारने के लिए। इसी दिन के लिए मैंने उसे पाल पोष के बड़ा किया था, मगर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर अब मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता। वो मेरे लिए एक मुसीबत बन गई है, फिर भी मैं उसे पाल रहा हूँ। इसी बीच दूसरी तरफ जॉन ने उस सेफ को खोल दिया है, मगर सेफ खोलने के बाद वो देखता है कि ये पूरे तरीके से खाली है, अंदर कोई भी पेंटिंग नहीं है। तब वो भड़क जाता है। अब इनके पास एक ही रास्ता है कि ये लोग पॉल को पकड़। तभी इन्हें पता लग सकता है कि पेंटिंग्स कहाँ पे है। ये हर तरफ पागलों की तरह पॉल को ढूंढने लगते हैं। हर तरफ अंधेरा है। अंधेरे में एक आदमी पहुंच जाता है रे के पास, उस पे बंदूक तानता है और कहता है कि अपने हथियार फेंको। मगर रे जैसे ही हथियार फेंकता है वो टूट पड़ता है इस आदमी पे। इन दोनों के बीच बहुत देर तक लड़ाई होती है। रे कभी उसे मारता है तो वो कभी रे को मारता है। रे बहुत ही बुरी तरीके से घायल है, फिर भी वो मार गिराता है इस गुंडे। पीना देखती है कि रे की हालत बहुत खराब, वो उसका उपचार करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कार्डिलो और ट्रोय को, जो उस डॉक्टर के अपार्टमेंट के अंदर है। ट्रोय को लगभग जरूरत की सारी चीजें मिल गई हैं। तब वो उसके जख्मों को ठीक करने लगती है। कार्डिलो के जख्म लगभग ठीक हो चुके हैं। वो यहाँ पर पूछती है कि मुझे जानना है कि 1 साल पहले क्या हुआ था, सब तुम्हें कॉप किलर कह के क्यों बुलाते हैं। तब कार्डिलो पूरी कहानी सुनाता है और कहानी जाती है फ्लैशबैक में। कार्डिलो की जो पार्टनर थी उससे वो प्यार करता था, उसका नाम था जास्मिन। ये दोनों के दोनों पुलिस वाले थे। एक दिन जब ये लोग बाहर मेकआउट कर रहे होते हैं तभी इनका रेडियो बजता है और इन्हें बताया जाता है कि एक बिल्डिंग में एक क्रिमिनल है, जितनी जल्दी हो सके उसे जा करके पकड़ो। ये दोनों पहुंच जाते हैं उस बिल्डिंग के नीचे, मगर कार्डिलो नहीं चाहता था कि जास्मिन ऊपर आए। ये क्रिमिनल बहुत ही खतरनाक हो सकता है। वो जास्मिन को कहता है कि तुम गाड़ी के अंदर ही, मैं ऊपर जा रहा हूँ। वो धीरे धीरे चला जाता है ऊपर और एक एक जगह की तलाशी लेने लगता है। थोड़ी देर के बाद उसे एक बंदूक नजर आती है और एक परछाई। कार्डिलो समझ जाता है कि ये क्रिमिनल है। वो बिना कुछ सोचे समझे गोली चला देता है, मगर गोली चलाने के बाद जब वो पास जाता है तो देखता है कि उसने जास्मिन को गोली मार। उसकी मदद करने के लिए जास्मिन ऊपर आई थी। ये कोई क्रिमिनल नहीं था। उसके सामने ही जास्मिन ने दम तोड़ दिया और ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तब से सारे लोग उसे कॉप किलर समझने लगे। कार्डिलो की पूरी कहानी सुनने के बाद ट्रोय उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें अपने आप को सजा नहीं देना चाहिए। ट्रोय कहीं ना कहीं कार्डिलो को पसंद करने लगी है। दूसरी तरफ रे कहता है कि मुझे मरने से पहले अपनी बच्ची को देखना है। तब पीना उसे लेकर के आगे बढ़ने लगती है। जैसे ये लोग आधे रास्ते में आते हैं, जॉन अपने आदमियों के साथ इनके सामने चला आता है और देखते ही अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। इन लोगों ने रे को पूरी तरीके से छल्ली कर दिया है। अब इनके सामने पीना है। पीना पर इन लोगों ने बंदूक तान करके रखा है ताकि वो उन्हें लेकर के जाए पॉल तक। थोड़ी देर के बाद वो पीना को लेकर के चले जाते हैं। तभी यहाँ पर कार्डिलो और ट्रोय भी आते हैं। ट्रोय जब अपने पिता को इस हालत में देखती है तो वो टूट जाती है। उसके सामने ही वो दम तोड़ देता है। अब ट्रोय बहुत ही ज्यादा रो रही। कार्डिलो उसे संभाल के लेकर के जाने लगता है यहाँ से। दूसरी तरफ ये लोग पीना को टॉर्चर कर रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं कि हमें बताओ वो बूढ़ा आदमी पॉल कहाँ पर है, मगर पीना इन्हें कुछ भी नहीं बताती। ये लोग ऐसे ही उसे टॉर्चर करते रहे। थोड़ी देर के बाद ये लोग देखते हैं कि मौसम साफ हो रहा है। चाबी वाला आदमी खुश हो जाता है। तब जॉन कहता है कि अच्छा संकेत नहीं है। अगर मौसम साफ हुआ है यानी कि मौसम इससे भी ज्यादा खराब होने वाला है। जितनी जल्दी हो सके हमें पेंटिंग्स को लेकर के यहाँ से निकलना पड़ेगा। दूसरी तरफ कार्डिलो और ट्रोय पहुंच जाते हैं उस कमरे में जहाँ पर ग्रिफिन और पॉल है। अंदर जाने के बाद ट्रोय देखती है कि ग्रिफिन का बहुत सारा खून बह गया है। अगर उसे खून नहीं चढ़ाया गया तब उसकी मौत हो सकती है। अब ये लोग इस बारे में सोच ही रहे होते हैं। तभी पेना के वॉकी टॉकी से बात करता है जॉन और कार्डिलो को कहता है कि मुझे वो बूढ़ा आदमी पॉल चाहिए और उसकी सारी पेंटिंग्स भी, वरना मैं पीना को मार दूंगा। कार्डिलो को ये बात समझ में नहीं आती, मगर वो मान जाता है उसकी मदद करने के लिए ताकि पीना की जान बचा सके। फिर वो पॉल से पूछता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है और तुम कौन हो। पॉल कहता है कि मेरे पिता एक नाजी हुआ करते थे। उनको पता था नाजियों के खजाने के बारे में। धीरे धीरे करके उन्होंने पेंटिंग्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अभी जो पेंटिंग्स मेरे पास है उसकी कीमत है $500 मिलियन, इसीलिए वो लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं। कार्डिलो कहता है कि वो सारी की सारी पेंटिंग्स कहाँ पे है। पॉल कहता है कि उन पेंटिंग्स को मैंने अपने पास नहीं रखा। मैंने रे को सारी बात बताई। फिर हम लोगों ने एक योजना बनाई और हमने एक एक पेंटिंग को सारे के सारे अपार्टमेंट्स में लगा दिया। जब कार्डिलो चारों तरफ देखता है तब उसे पेंटिंग्स नजर आती है और ये लोग समझ जाते हैं कि ये सारे के सारे पेंटिंग्स कितनी ज्यादा बेशकीमती है। फिर वो पॉल से कहते हैं कि आखिर हमें उन लोगों को चकमा कैसे देना है। पॉल कहता है कि मुझे पता है, हम उन्हें एक ऐसे कमरे में लेकर के जाएंगे जहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स है, मगर वो असली नहीं है। ये सारे लोग उस कमरे में पहुंच जाते हैं जॉन के साथ और कहते हैं कि ये सारी की सारी पेंटिंग्स असली है। पेंटिंग्स को देखने के बाद अब जॉन बहुत ही ज्यादा खुश है और वो पॉल को गोली मार देता है।
कहता है इस आदमी की अब हमें कोई जरूरत नहीं है। इस चीज को देखने के बाद कार्डिलो कहता है कि तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है इस आदमी को मार के, क्योंकि ये सारी की सारी पेंटिंग्स नकली है और अब कभी भी यहाँ पर पुलिस वाले आ सकते हैं। इन बातों को सुनने के बाद जॉन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो पेंटिंग्स को लेके ही जाऊंगा। तुम जल्दी से अपना यूनिफॉर्म निकालो ताकि अगर अंदर पुलिस वाले आते भी हैं तो तुम पे गोली चलाएंगे, ना कि मुझ पे। कार्डिलो तुरंत अपनी यूनिफॉर्म निकाल करके दे देता है इस आदमी। तब जॉन कहता है कि अब तुम मुझे लेकर के चलोगे पेंटिंग्स के पास, वरना मैं बचे हुए लोगों को भी मार दूंगा। तब कार्डिलो अपना दिमाग लगाता है और सीधा जॉन को लेकर के जाता है ग्रिफिन के कमरे और दीवार पे लगी एक पेंटिंग को दिखाता है। इस पेंटिंग को देखने के बाद जॉन बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि ये पेंटिंग वाकई में असली है और $1 मिलियन की है। वो कहता है कि बाकी की पेंटिंग्स कहाँ पे है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक दरवाजे जिस पे ताले लगे हुए हैं। उसे लगता है कि इसी दरवाजे के अंदर वो सारी की सारी पेंटिंग्स हो। वो कार्डिलो को कहता है कि दरवाजा। कार्डिलो बड़ी आसानी से दरवाजा खोल देता है, मगर जैसे ही जॉन एक कदम आगे रखता है वो जानवर आकर के टूट पड़ता है उस पे और बड़ी ही बेरहमी से उसे मार के खत्म कर देता है। कार्डिलो भी यही चाहता था और इसीलिए उसने दिमाग लगाया था। अब सारे के सारे लोग सुरक्षित हैं। इनका जो दुश्मन था वो मारा जा चुका है। अब एक एक करके सब बाहर आते हैं। धीरे धीरे करके यहाँ का सारा तूफान खत्म हो जाता है। लोग वापस आने लगते हैं अपने घरों। तभी हम ग्रिफिन को देखते हैं हॉस्पिटल। उसका भी उपचार अच्छे से चल रहा है, उसकी जान को अब कोई खतरा नहीं। तब उससे मिलने के लिए कार्डिलो और पीना आते हैं। वो लोग उससे थोड़ी देर बात करते हैं। तभी यहाँ पर ट्रोय आती है। ट्रोय इसी हॉस्पिटल में काम करने लगे। जैसे ही वो कार्डिलो के पास आती है हमें एहसास होता है कि ये दोनों अब एक साथ हैं और एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। जाते समय ये लोग इशारा करते हैं कि इन लोगों ने ग्रिफिन के लिए एक पेंटिंग छोड़ी है जो कि बेशकीमती है। पेंटिंग को देखने के बाद ग्रिफिन भी समझ जाता है कि ये $1 मिलियन की पेंटिंग है, यानी उसकी बची हुई जिंदगी अब आराम से निकलेगी। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।